और भी कई सारे पैरामीटर उसमें ऐड होते हैं, उससे ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है, सही बात है। लेकिन मीटर का सिर्फ क्या काम होता है, मीटर का काम यह होता है कि आपके घर में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन्होंने बिजली बोर्ड से आने वाली या बिजली का कितना कंजप्शन किया है, वो कहलाता है आपका कौन, मीटर। इसको ये क्या करता है, नापता है। अब देखो पावर जो होती है ना वो कई तरह की हो सकती है। जैसे भाई मेनली जो पावर होती है वो कौन कौन सी होती है सर? एक पावर होती है हमारी एक्टिव पावर, बिल्कुल सही बात है। एक पावर होती है हमारी कौन सी, रिएक्टिव पावर, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल। और एक पावर जो होती है वो होती है हमारी अपेरेंट पावर, सही बात है, सबको जानते हैं हम, बिल्कुल जानते हैं। भाई एक्टिव पावर जो होती है ये कौन सी होती है, जो भाई किलोवाट में होती है ना, 1 किलोवाट, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोट होती है। अब एक्टिव पावर रियल पावर होती है जिसको हम कंजप्शन करते हैं, और हम हमेशा जो बिल देते हैं घर में वो इसी का देते हैं कि कितनी पावर को हमने खर्च कर लिया। रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स के लिए जरूरी होती है। जैसे समझना, ध्यान से समझोगे एक एक बात को तो समझ में आएगा। मैं ये पावर्स क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है, एनर्जी मीटर से रिलेटेड ही है, समझना। अब रिएक्टिव पावर का हम लोग कहां यूज होता है और रिएक्टिव पावर से क्या मतलब है? देखो बेटा, एक बल्ब है मान लो आपके पास, तो बल्ब में ना कोई रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं होता, बल्ब में होता है एक फिलामेंट, एक स्प्रिंग होती है, मतलब वो एक इंडक्टिव एलिमेंट है या नहीं है? अब आपने पावर को किया ऑन, बिजली आई आपके घर में, तो एक इंडक्टर, एक इंडक्टिव एलिमेंट हुआ ऑन। अब एक इंडक्टर जो होता है ना, एक वायर जो होता है, उसमें दोनों फीचर होते हैं। क्या होता है, उसका इंडक्टेंस भी होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब अगर मान लो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का बेसिक तरीका आपने बोला कि मान लो कोई रेजिस्टेंस है और क्या है उसके साथ में, इंडक्टेंस है। अब ये बात आप अच्छे से जानते हो, रेजिस्टेंस जो वर्क करता है, रेजिस्टेंस जो वर्क करता है वो हमेशा वर्क करता है किस पे, एक्टिव पावर पे। किस पे करता है, एक्टिव पावर पे। और रेजिस्टेंस की खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि अगर इस पे कोई करंट गई तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, हीट को, मतलब I2RT को प्रोड्यूस करता है ये। अब हीट का क्या मतलब है, भाई मान लो भगोने में पानी रखा हुआ था, आपने नीचे से चूल्हा जलाया, पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म होगा तो पानी जैसे ही गर्म होगा भाप बन के बाहर उड़ने लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो कोई भी जो चीज हीट प्रोड्यूस करती है वो हीट जो होती है वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, डिसिपिएट हो जाती है, सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब ये हीट जो होगी ये तो कहां चले जाएगी, इन्वायरमेंट में चले जाएगी। भाई सर्किट में से निकल के एनर्जी कहां चलेगी है, इन्वायरमेंट में चलेगी है, मतलब सर्किट में से एनर्जी का क्या हो गया है, कम हो गया है। इसलिए इसको बोलते हैं हम कि रेजिस्टेंस हमारे सिस्टम में क्या करता है, लॉस करता है। और जितना हमारे घर में हम बोलते हैं ना कि पावर को यूज किया, नहीं, पावर का लॉस किया हमने, हमारे घर के इक्विपमेंट्स में कितनी पावर का लॉस कर दिया, कितनी बिजली का हमने लॉस कर दिया, उसका पैसा हम लोग देखते हैं। और उसी को कौन मेजर करता है, ये मीटर मेजर करता है। समझ में आई कहानी, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सी पावर के ऊपर वर्क करता है सर, एक्टिव पावर के ऊपर वर्क करता है। सोचो, अब इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए कौन सी पावर चाहिए होती है सर, रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। और आप जानते हो इंडक्टर और कैपेसिटर की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि ये एनर्जी को डिसिपिएट नहीं करते हैं, ये तो स्टोर करते हैं फिर रिलीज कर देते हैं, फिर स्टोर कर देते हैं फिर रिलीज करते हैं। अब बताओ बेटा, इधर से कोई एनर्जी आ रही थी, इसने स्टोर कर ली, स्टोर करके बैठा कहां है, सर्किट में ही बैठा है। क्या एनर्जी बाहर गई है क्या, नहीं, फिर इसने रिलीज कर दी, रिलीज कर दी तो आगे की दूसरा एलिमेंट स्टोर करेगा, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। क्या एनर्जी डिसिपेट हुई है क्या, नहीं हुई है। तो क्या ये लॉस दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। तो क्या ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव क्या लॉसेज को दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते हैं। मतलब रिएक्टिव पावर जो होती है वो लॉस को नहीं दिखाती है, मतलब ये हमेशा सर्किट में ही बनी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। मतलब हमारे घर में जो रिएक्टिव लोड होता है ना, वो पता है क्या करता है, पावर को लेता है, स्टोर करता है, फिर रिलीज कर देता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है। मतलब वो उसको डिसिपेट नहीं करता, कंज्यूम लेगा छोड़ देगा, स्टोर करेगा रिलीज करेगा, स्टोर करेगा रिलीज करेगा। तो उसका पैसा थोड़ी देंगे हम, नहीं, हमने जो लिया वो वापस दे दिया, लॉस थोड़ी किया है, नहीं किया है। तो हम इसका पैसा देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो हम किसका पैसा देते हैं, हम पैसा देते हैं इसका। समझ में आया, बिल्कुल। मतलब हमारा जो मीटर होना चाहिए, अगर वो रीड करे तो कौन सी पावर को रीड करना चाहिए, कौन सी पावर के हिसाब से पैसा आएगा सर, एक्टिव पावर के हिसाब से।
तो किसको रीड करना चाहिए? एक्टिव पावर को रीड करना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, परफेक्ट है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी भाई हमारा जो मीटर रहेगा ना, वो मीटर हमेशा एक्टिव पावर को क्या करेगा? रीड करेगा। उसे रिएक्टिव पावर से और आपका अप्लाइड पावर या अपेरेंट पावर से उसे कोई मतलब नहीं है। ये होता है आपका वोल्ट एम्पियर। सही बात है। तो एक्चुअली हमारा जो यूनिट्स में जो बिल आता है वो किसकी वजह से आता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर की वजह से। अब बताओ भाई, मान लो एक बल्ब लगा दिया मैंने 200 वाट का, अब मैं उसे जला रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल। मैंने 1 घंटे जलाया फिर बंद कर दिया। सही बात है। अब मैंने पूरे दिन भर में सिर्फ 1 घंटे चलाया उसको, तो क्या मीटर को जो रीड करना चाहिए, क्या वो 24 घंटे का कंज्यूमेशन रीड करना चाहिए क्या? नहीं भाई, जब 1 घंटे ही उसने यूज किया है तो 1 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। अब मान लो 200 वाट का आपका बल्ब था, तो क्या बोलेगा कि भाई इसने कितनी एनर्जी को कंजप्शन किया? कि भाई एक 200 वाट का बल्ब था और इसने कितनी देर चलाया? 1 घंटे चलाया। अगर 2 घंटे चलाता तो 2 घंटे का कंजप्शन हो जाता, 3 घंटे चलाता तो 3 घंटे का कंजप्शन हो जाता। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई विद टाइम। तो कितनी पावर ली उसने 1 घंटे तक? 200 वोल्ट ली। कितनी देर तक ली? 1 घंटे तक ली। मतलब ये क्या हो गया? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो आपके बल्ब ने डिसिपिएट कर दी हीट के फॉर्म में। भाई उजाला दे रहा तो हीट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो एक्चुअल में किसको रीड करता है? एनर्जी को रीड करता है। हमारा मीटर किसको रीड करता है? एनर्जी को रीड करता है। इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। अब यूनिट क्या हुई बताओ? एनर्जी मीटर को किसको रीड करेगा? सर वोट को रीड करेगा घंटे के हिसाब से, मतलब पावर मल्टीप्लाई विद टाइम है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। तो ये हो गया वोट इंटू हावर। ओके। और एक्चुअली हम जो यूनिट की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना 30 यूनिट कंजप्शन हो गया, 40 यूनिट कंजप्शन हो गया, उसका मतलब होता है किलोवाट हावर को बोला जाता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट हावर को बोला जाता है 1 यूनिट। बिल्कुल सही है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए माइंड में। क्लियर है कहानी? तो 1 किलोवाट हावर को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 यूनिट बोलते हैं। अब समझना, मीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीटर के बारे में समझो। आप लोगों ने अलग सब्जेक्ट्स में, कई सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि मीटर जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है ना? तो कई सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को देखने को मिला होगा। आप जानते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कई तरह के मीटर होते हैं। पुराने टाइम में हमारे जो मीटर होते थे वो होते थे एनर्जी मीटर के हिसाब से। अभी जो आने लगे वो आने लगे डिजिटल मीटर आने लगे। अभी आपको पता है डिजिटल मीटर आते हैं अभी। पहले एनालॉग मीटर होता था। आप जानते थे एक बड़ा सा बॉक्स होता था काला काला, है ना? लकड़ी के फट्टे पे उसको बना के रखते थे। आप लोगों ने पुराने घरों में देखा होगा। वो होता था एनर्जी मीटर। अभी डिजिटल मीटर आने लग गया। डिस्प्ले होती है, इतनी डिस्प्ले पे आपको दिखता रहता है। सही बात है। तो अभी डिजिटल आता है। पहले हमारा मीटर कैसा होता था? एनालॉग मीटर होता था। ऐसे सुई होती थी जो इधर से इधर जाती रहती थी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारा मीटर जो होता है, ये तो समझ में आएगा ना कि कौन सी पावर को रीड करेगा और क्यों करेगा, और मीटर का क्या यूज है। क्लियर है? बिल्कुल। अब कुछ बातें और जान लेते हैं मीटर के बारे में। समझना जरा ध्यान से। ओके। हाँ, कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा सर रिएक्टिव पावर का पैसा भी हम देते हैं। आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं बेटा, टैरिफ पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पूरा पता लग जाएगा कि आप 1 रुपया भी देते हो तो वो किस चीज का देते हो। सही बात है ना? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत पैसा लेती है हमसे। हम कंजप्शन बहुत कम करते हैं और हमसे पैसा बहुत ज्यादा वसूला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके। अभी वर्तमान टाइम में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट जो लेती है 15-16% तो टैक्स ही लेती है। सही है? इलेक्ट्रिसिटी पे भी। हाँ। ओके, चलो देखो। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनर्जी मीटर के अंदर की बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, ध्यान से समझना। मीटर जो होता है इसका क्या काम होता है? रीडिंग आपने देखी है कभी मीटर की? पहले 0 0 0, फिर 1 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर दिन 0 से शुरू होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये क्या करता है? एडिटिव होता है। इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव वाली प्रॉपर्टी होती है। कैसे? जैसे मान लो आप लोगों ने आज यूज कर ली 2 यूनिट, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक। फिर कल आपने यूज कर ली कितनी? 3 यूनिट। तो 2 दिन बाद देखोगे तो आपको कितना दिखेगा? 2 दिखेगा, 3 दिखेगा? नहीं, 5 दिखेगा। कितना दिखेगा वहां पे? 5 दिखेगा। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? एडिटिव होती है। कैसी होती है? एडिटिव होती है। कम्युलेटिव एडिटिव करता है ये। मतलब डे बाय डे चीजों को क्या करता रहता है? एडिटिव करता रहता है। या आप लोगों को वर्ड मिल सकता है इंटीग्रेटिव।
कैसा होता है ये? इंटीग्रेटिव होता है। क्लियर है ना? तो एनर्जी मीटर या हमारे घरों में लगने वाला जो मीटर होता है वो इंटीग्रेटिव होता है। वो हमेशा प्रीवियस पैरामीटर्स को ऐड करते 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 आपको आगे बताता है। बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर, ये एनर्जी मीटर जो होता है वो किसको आपका रीड करता है? तो ये करता है एनर्जी को। किस फॉर्म में करता है? किलो वोट हावर, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 यूनिट का कंजप्शन हो गया, 2 यूनिट का कंजप्शन हो गया, 3 यूनिट का कंजप्शन हो गया। बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। सर अगर निकालना किलोवाट हावर ही है तो किलो इंटू वार, ये तो पावर हो गया, और ये हो गया मेरा समय कि कितने समय तक कंजप्शन किया। अब भाई पावर क्या होता है पहले तो ये बताओ मेरे को, पावर क्या होता है? सर अगर मैंने एक्टिव पावर की बात की, मान लो आप लोगों ने एक्टिव पावर की बात की, तो पावर होता है सर V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। 3 चीजें होती है, मतलब आपको 3 पैरामीटर चाहिए। आपको चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच में, दैट इज योर कॉस थीटा, इट मींस इट्स योर पावर फैक्टर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप लोगों के घर में कितना वोल्टेज आ रहा है वो पता होना चाहिए, और आपने आपके घर में जो लोड लगा रखा है उसमें कितनी करंट जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब एनर्जी मीटर जो है ना वो किस किस चीज को रीड करेगा, समझना। वो रीड करेगा वोल्टेज को, वो रीड करेगा करंट को, वो रीड करेगा पावर फैक्टर को, और इन सबको मिला के फिर वो क्या देगा आपको? यूनिट बताएगा किलोवाट आवर में। तो एक बात बताओ, इसका मतलब तो सर एनर्जी मीटर को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एनर्जी मीटर में एक्चुअली वो वोल्ट मीटर की तरह भी काम कर रहा है, एमीटर की तरह भी काम कर रहा है, पावर फैक्टर को भी कैच कर रहा है, सबको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और तब जाके मुझे बाहर बता रहा है कि भाई इतनी यूनिट का यूज हो गया, टाइम से मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मतलब ये तो जबरदस्त फैक्टर है। सर ये करता कैसे है? क्या सबको अलग अलग रीड करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर कैलकुलेट करके देता है? मतलब ये तो कंप्यूटर हो गया। ना 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 ना, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है? बड़ी सिंपल सी है, समझना। बहुत ही इजी तरीके से करता है ये। कैसे करता है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। तो ये समझ में आया यहां तक? क्या करेगा ये? पावर को रीड करेगा, लेकिन पावर को रीड करने के लिए वोल्टेज और करंट का पता होना चाहिए। परफेक्ट है। और ये क्या देगा? यूनिट्स में आपकी वैल्यूज को दे देता है। क्लियर है ना? ओके। आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एनर्जी मीटर से। अब समझना, इसको हटा दूं मैं? ओके, देखो बेटा समझना। अब सबसे पहले तो ये बताओ भाई, मीटर का एक चीज का ध्यान रखना, ये बात हमेशा पूछ लेता है कि मीटर जो होता है वो कैसा होता है। तो मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टी का होता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हर दिन 0 से शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 0 से शुरू होता है, नहीं। वो हमेशा प्रीवियस वाली वैल्यूज को ऐड करता हुआ चलता है। जैसे 2 हो गया तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6 एडिटिव, मतलब आगे 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 इंटीग्रेटिव तरीके से वो चलता है। यही उसका क्या होता है? बिहेवियर होता है। क्लियर है ना? ओके। अब समझना, एक एनर्जी मीटर को समझने के लिए कुछ फैक्टर्स का क्लियर होना कंपलसरी है। क्या क्या फैक्टर होता है और समझना, और एनर्जी मीटर के अंदर का कैसा बिहेवियर होता है वो समझने का ध्यान रखना। कि देखो भाई, सबसे पहले हमारे घर में क्या होती है? सप्लाई होती है। ओके, शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर। सप्लाई होती है। मान लो सप्लाई आई यहां से, ये इनकमिंग है। 2 फेज होते हैं, एक क्या होता है? फेज होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, बिल्कुल सही है, सही है। अब एनर्जी मीटर जो होता है, एक एनर्जी मीटर में कैसा बिहेवियर होता है समझना। एक एनर्जी मीटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक बॉक्स होता है पूरा का पूरा, यहां पे एक ये हिंज होती है, ठीक है, ऐसा एक पूरा का पूरा ऐसे इस तरीके से बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक क्या होता है? ये बॉक्स होता है। अब इस बॉक्स में कुछ खास बातें होती है। क्या क्या होती है? देखो, सबसे पहले ये फेज वायर जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है समझना। ये फेज वायर यहां से जाता है, यहां से जाने के बाद ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है, और यहां जाने के बाद में ये जो आपका फेज होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन के ऊपर ये इस तरीके से लपटा हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है? ओके। फिर यहां से
यहाँ से ये फेज वायर जो होता है वो यहाँ से यूँ आके यहाँ से वापस से बाहर निकल के ये यहाँ से इस तरीके से यूँ नीचे रहता है यहाँ से, और ये कनेक्टेड होता है किससे? न्यूट्रल से। इस तरीके से न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। क्लियर ना? ध्यान से समझना देखो चीज़ों को। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। अगली चीज़, यहाँ से ये फेज वायर जो होता है आगे निकल रहा होता है। यहाँ पे दो होते हैं, एक आधा इधर चला गया, आधा फेज वायर यहाँ से आगे जाके इधर होता है, जो आपको आउटपुट में मिलता है, बाहर मिलता है आउटपुट में। ठीक है, जिसके ऊपर आप क्या लगाते हो? अपना लोड लगाते हो। जिसके ऊपर आप अपना क्या लगाते हो? लोड लगाते हो। ठीक है ना? इसी तरीके से अब आउटपुट में दो वायर थे, एक फेज था, एक क्या था? न्यूट्रल था। बिल्कुल था। तो ये ऊपर वाला वायर हो गया कौन सा? फेज वायर। अब नीचे वाला वायर जो होता है ये होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहां पे ये वाली रोड होती है, ठीक है, यहां पे इस तरीके से यूं आपका एक कनेक्शन और होता है, ठीक है, इस तरीके से, जिसके ऊपर ये वाला वायर यूं लपेटा गया होता है। जैसे ऊपर लपेटा गया था वैसे कि वैसे एग्जैक्टली सेम यूं यहां पे ये इस तरीके से इसके ऊपर लपेटा गया है, एग्जैक्टली सेम है ना, बाइंडिंग है, मतलब ये चारों तरफ लपेट दिया। ठीक है, ये उल्टे हाथ में पड़ रहा है तो थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। ओके, ये ऐसा समझ लो। ठीक है, अब ये यहाँ से निकल के ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है किससे? लोड से। अब एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बेटा क्या कहानी है, इस कहानी को समझना मैंने क्या बनाया है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे ये फेज दिया, यहाँ पे न्यूट्रल दिया, और सपोज दैट यहाँ पे इस तरीके से दिया। क्या होगा अगर मान लो आपका लोड कनेक्टेड है और आपका लोड कनेक्टेड नहीं है? मैं दोनों कंडीशन में बताऊंगा। ठीक है, अब समझना, जैसे ही यहां से इसमें होते हुए करंट जाती है, करंट जाते ही सबसे पहले एनर्जी मीटर में दो तरह की कॉइल होती है। कौन कौन सी कॉइल होती है समझना। एक होती है वोल्टेज कॉइल, क्लियर है? कौन सी? वोल्टेज कॉइल, जिसको प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है। ओके, और सबसे बड़ी खास बात है कि ये कनेक्टेड होती है पैरेलल टू दी सप्लाई। ओके, पैरेलल टू दी सप्लाई, ये सप्लाई के पैरेलल लगी हुई होती है। सेकंड थिंग, दूसरी जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है करंट कॉइल। कौन सी कॉइल होती है बेटा? करंट कॉइल, क्योंकि पावर चाहिए हमें तो वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, करंट कॉइल होती है। ये जो कॉइल होती है ये होती है सीरीज इन दी लोड, ये लोड के सीरीज में कनेक्टेड होती है। जरा ध्यान से देखो, प्रेशर कॉइल कौन सी है और करंट कॉइल कौन सी है। देखो यहां से करंट गया, ये है सप्लाई। अब देखो इस कॉइल को देखो, ये कॉइल यहां से गई, यूं घूम के यहां से आके यहां कनेक्टेड होगी, मतलब ये फेज और न्यूट्रल में सप्लाई के कैसे लगी हुई है? पैरेलल लगी हुई होती है। तो ये जो कॉइल है ये है आपकी वोल्टेज कॉइल। ठीक है, ये प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हो। यहां से करंट गया इधर, यहां से वापस आते हुए ये इस कॉइल में होता हुआ निकलेगा, यहां से फिर वापस इधर निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मतलब ये नीचे वाली जो कॉइल कहलाती है ये कहलाती है करंट कॉइल। क्लियर है? ये कौन सी होती है? करंट कॉइल होती है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पे एक पैरामीटर और होता है। ये तो कॉइल्स का फैक्टर समझ में आ गया। ओके, यहां पे होती है बीच में बेटा एक डिस्क। ठीक है, और ये जो डिस्क होती है ये डिस्क होती है एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ओके, और यहां पे एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ होता है, यहां पे एक बीच में इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट का टुकड़ा। अब आप बोलोगे सर ये कहानी क्या है? ये परमानेंट मैग्नेट है, पीएम है भाई साहब है। अब मैं आप लोगों को कुछ कहानी बड़े ही शॉर्ट तरीके से समझाना चाहता हूं, समझना। देखो ये जो कॉइल्स होती है, वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल जो होती है, ये जिन हिंज के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लैक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये लपेटी गई है, ये जो एलिमेंट होता है ये एलिमेंट होते हैं आपके फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। अगेन सुनना, कौन से मटेरियल होते हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर इन कॉइल्स को क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर एमएमएफ अप्लाई किया जाए तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। आपको अच्छे से पता होगा ये बात, सही बात है ना? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर एमएमएफ अप्लाई किया जाए तो उनके ऊपर उनके अंदर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब समझना, अगर मान लो यहां पे लोड लगा हुआ होगा, यहां से जैसे ही करंट जाएगी तो करंट के जाते ही जैसे ही इस कोयल में होते हुए
क्या होगा, यहां पे जैसे ही इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई होगा तो ये जो कोयल होगी इसमें क्या डेवलप होगा, एक एमएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके जिसके ऊपर ये लपेटी गई है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, बिल्कुल सही है। मतलब सर वोल्टेज कॉइल जो होगी ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगी, इधर से घूम के जब करंट इसमें होते हुए आएगी तो करंट कॉइल जो होगी ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगी। मतलब इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, फाई ऑफ पी बोल देता हूं प्रेशर कॉइल का, इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, फाई ऑफ सी बोल देता हूं करंट कॉइल का। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब दोनों कॉइल है अलग अलग, अब होगी परेशानी। परेशानी आई कैसी, समझिए, इसकी वजह से यहां चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एरिया में, इसकी वजह से भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा एरिया में। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और एल्यूमिनियम क्या होता है, एक कंडक्टिंग है, एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है नहीं होता है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट की एक कंडक्टिंग डिस्क रखी हुई है। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, अगर किसी कंडक्टिंग वायर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस वायर के साथ में क्या होता है सर, उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, F = BIL होता है कि नहीं होता है, F = BIL। अब एक बात तो है, फोर्स तो लगेगा भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो लगता है, लेकिन उस कंडक्टर में क्या होना चाहिए, करंट का भी होना चाहिए, पाना चाहिए। लेकिन यहां तो इस एल्यूमिनियम की प्लेट में कोई करंट है क्या, नहीं है, तो क्या कोई फोर्स लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। तो फिर कहानी क्या होगी, अरे सर एक कहानी और होती है, क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और अगर उसका बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी करंट कौन सी है, एसी करंट है, अगर बार बार चेंज होगा भाई, एसी करंट जो होती है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, यूं होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। तो अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो एल्यूमिनियम के अंदर क्या करेगा, एडी करंट को प्रोड्यूस कर देगा। एडी करंट का मतलब समझते हो ना, क्या होता है एडी करंट में, याद करो ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, क्या होता है कि अगर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स अगर टाइम चेंजिंग इन नेचर है तो वो एक ईएमएफ को डेवलप कर देता है जो छोटे छोटे पोर्शंस में करंट को फ्लो कराता है और उसको बोलते हैं एडी करंट। है या नहीं है, बिल्कुल। क्या यहां पे फ्लक्स है क्या, बिल्कुल है। क्या यहां पे फ्लक्स है क्या, बिल्कुल है। क्या ये फ्लक्स टाइम चेंजिंग है क्या, बिल्कुल है। तो इनके बीच में कौन आ गया है, डिस्क। क्या इस डिस्क में एडी करंट को फ्लो कराएगा कि नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा सर। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में इसमें क्या फ्लो होगी, एडी करंट फ्लो होगी। इस तरीके से होगी कि नहीं होगी, बताओ, बिल्कुल होगी। यूं यूं गोल 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 एडी करंट जाएगी। तो अब क्या ये कहानी सच हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एडी करंट इसमें जारी है, तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स। अब डिस्क है, डिस्क के ऊपर लगा फोर्स, तो ये क्या करेगी, घूमेगी। क्या करेगी, रोटेट करेगी। आप बोल सकते हो कि टॉर्क लग रहा है, क्योंकि भाई रोटेशन है। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो ये क्या करेगी, घूमेगी। समझ में आई कहानी या नहीं आई, बिल्कुल है। तो इसके कई सारे पोर्शन होते हैं, देखो कौन कौन सा। पहला आ गया कोयल, बिल्कुल सही है। दूसरा पोर्शन होता है रोटेटिंग पोर्शन। रोटेटिंग पोर्शन में होती है एल्यूमिनियम की डिस्क, जो क्या करती है, रोटेट करती है। किसकी वजह से, वोल्टेज और करंट कॉइल की वजह से। क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट कॉइल के फ्लक्स की वजह से रोटेट करती है। अब एक बात को और ध्यान से समझना। क्या ध्यान से समझना, देखो जरा ध्यान से। फोर्स जो लगता है ये लगता है आपका BIL के अकॉर्डिंग, सही बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वायर अगर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि लगने वाला फोर्स जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का पाया जाता है। आपको पता है ना इसका पूरा फॉर्मूला, ये BIL sin of थीटा होता है। करेक्ट है नहीं है, बिल्कुल। मतलब अगर करंट के बीच में और इसके बीच में जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब यहाँ पे आपके पास में दो क्या है, आपके पास में फ्लक्स है। एक फ्लक्स है ये वाला, एक फ्लक्स है ये वाला। सर जब दो फ्लक्स होते हैं किसी सिस्टम में तो टॉर्क जो लगता है वो किस हिसाब से लगता है, क्या कभी पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा होगा। जब आप लोगों ने मशीन वगैरह में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉर्क जो होता है वो एक्चुअली KBM, क्या कहीं ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, टॉर्क टो = KBM। ओके, मेन फील्ड क्लियर है। मेन फील्ड या मान लो आपका रोटर का हो या स्टेटर का हो, तो मेन फील्ड आपका ऑक्सिलरी फील्ड मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ थीटा। क्या ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि जब सिस्टम में एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो वो एक टॉर्क को डेवलप करते हैं, और इसी से ये फॉर्मूला निकलता है F = BIL sin थीटा। BINA एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी आप लोगों ने, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार। अगर डीसी मशीन वगैरह पढ़ी है, रोटेटिंग बिहेवियर पढ़ा है, तो एसी का यहीं से शुरू होता है। इंडक्शन, सिंक्रोनस मशीन इसी फॉर्मूले से चलती है, ठीक है ना। थोड़ा अपर लेवल का है,
ओके, लेकिन ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो वो एक टॉर्क को डेवलप करते हैं, और ये जो थीटा होता है ये इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पाया जाता है। सही है? ओके, अब मेरे पास भी दो फील्ड है, एक है ये प्रेशर कॉइल का, एक है ये करंट कॉइल का, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बताओ जरा मुझे। जब एक वोल्टेज की वजह से जब एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो मुझे जरा ये बताओ कि वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में एंगल कितना होता है? कितना होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो एक ईएमएफ से जब एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो फ्लक्स ईएमएफ से 90 डिग्री से लैग करता है। सबको पता है ये बात? बिल्कुल सही है। मतलब सर अगर मान लो फाई ऑफ पी को अगर मैंने यहां ले लेता हूं, ठीक है ना, तो वोल्टेज जो होगा ना वो कहीं यहां होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट बात है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर वोल्टेज मान लो यहां है तो करंट कहां होगी? सर डिपेंड्स ऑन लोड। भाई वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होगा वो तो लोड डिसाइड करता है, और उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। मैंने बोला था ना पावर फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। बताओ कैसे घूम के कहां आ रही है, लेकिन समझो उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा, मैंने मान लिया कि मान लो वोल्टेज से करंट जो है वो किसी थीटा एंगल से क्या कर रही है? लैग कर रही है, पीछे है। परफेक्ट है कि नहीं है बताओ मुझे? सही बात है ना? बिल्कुल सही है। और आप जानते हो कि करंट कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होता है वो फाई जो होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है। करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स करंट की डायरेक्शन में ही होता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप फाई ऑफ सी को बनाओगे तो कहीं यही बनाओगे, क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। क्या ये एंगल जो होगा वो जितना ज़्यादा होगा, क्या प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स या आपका टॉर्क जो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर लोड ज़्यादा लैगिंग हुआ, अगर लोड ज़्यादा लैगिंग हुआ और इंडक्टिव अगर ज़्यादा हुआ तो ये एंगल कम हो जाएगा और ये थोड़ा धीरे घूमेगा, तो मतलब आपका मीटर ज़्यादा पावर को रीड नहीं करेगा। लेकिन अगर लोड आपका, अगर ये एंगल आपका इधर हुआ, अगर ये एंगल आपका कम हुआ तो ये तेज चलेगा और ये जल्दी जल्दी से अच्छे से क्या निकालेगा? रीडिंग निकालेगा। अब ये एंगल कम होने का ज़्यादा होने का क्या मतलब है? जरा बताओ मुझे क्या है? अरे सर एक बात बताओ, अगर घर में लगने वाला लोड बहुत ज़्यादा क्या हुआ? इंडक्टिव हुआ। अगर बहुत ज़्यादा लैगिंग हुआ तो क्या होगा? ये करंट जो होगा ये वोल्टेज से ज़्यादा एंगल से लैग करेगा। मतलब घर में पूरा रिएक्टिव लोड लगा हुआ है। अब क्या रिएक्टिव लोड का बिल आता है क्या? क्या रिएक्टिव लोड को ये मीटर कंज्यूम ये जो होता है ये क्या रीड करता है क्या? नहीं करता है। तो क्या उसकी वजह से डिस्क घूमनी चाहिए, वो तेज घूमनी चाहिए क्या? नहीं, धीरे घूमनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टिव लोड से तो इसे मतलब ही नहीं है, इसे तो सिर्फ एक्टिव लोड से मतलब है। सही बात है। तो ज्यादा अगर एक्टिव लोड होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये एंगल कम होगा, थीटा कम होगा, तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो ज्यादा तेज घूमेगा, और ज्यादा तेज घूमेगा तो फटाफट यूनिट निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसके एक रोटेशन को लेके हम लोग यूनिट को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। इसके रोटेशन को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। और रोटेशन ही आपके किसको दिखाते हैं? यूनिट को दिखाते हैं। समझ में है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक रोटेशन एक यूनिट के बराबर होती है, ना 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 ना, सही है। लेकिन इन रोटेशन को ही मीटर क्या करता है? रीड करता है, बोलता है एक चक्कर घूम गया भाई, 2 चक्कर घूम गया भाई, 3 चक्कर घूम गया भाई। सही बात है। तो कितने चक्कर घूमेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये वोल्टेज और करंट डिसाइड करेगा कि कितना वोल्टेज आपने लगाया है और लोड को कितनी करंट की जरूरत पड़ रही है। जितनी ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना तेजी से ये घूमने की कोशिश करेगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये परमानेंट मैग्नेट क्यों ले आए आप? ये बताओ मुझे। प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम समझ में आ गया, घूमने वाला समझ में आ गया, तो परमानेंट मैग्नेट की क्या जरूरत है? अरे भाई इसकी भी जरूरत है। क्या जरूरत है? देखो बेटा, भाई मान लो एक ट्रैक्टर है, सही है। अब आपने बोला कि इस ट्रैक्टर को मुझे 30 की स्पीड पे चलाना है। पहले खड़ा हुआ था चुपचाप, कोई बात नहीं भाई 30 की स्पीड पे चलाना है, तो आपने क्या किया? इसके ऊपर लगाया फोर्स। अब आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे तो पहले स्पीड 0 थी। फोर्स क्या होता है? F इक्वल होता है m इंटू ए, एक्सेलरेशन आएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो ट्रैक्टर की स्पीड धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मान लो कितनी हो गई है? 30 हो गई है, 30 हो गई है। बिल्कुल सही है। ओके, अब ये कंटिन्यूसली 30 पे चले, इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगते रहना चाहिए क्या? ना 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 ना। तो क्या होना चाहिए? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो जाना चाहिए। अगर फोर्स लगा तो स्पीड और आगे बढ़ जाएगी, 30 से भी बढ़ जाएगी। भाई F इक्वल होता है m इंटू ए, का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट होना। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल।
तो मतलब ये कहानी होगी कि एक बार आपने कोई लोड लगा दिया, इधर से पावर गई, इससे इसके ऊपर टॉर्क लगा और डिस्क ने घूमना शुरू कर दिया। अब आपने लोड को हटा लिया तो भी डिस्क घूम ही रही है, रुक ही नहीं रही है, बिजली के बिल निकालती जा रही है। तो क्या होना चाहिए भाई, डिस्क को कोई कंट्रोल करने वाला इंसान भी तो होना चाहिए जो इसको क्या करे, कंट्रोल करे, जो इसके ऊपर क्या लगाए, रिवर्स में फोर्स लगाए। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये एल्यूमिनियम, ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है ना, ये पता है क्या करता है, ये काम करता है कि अब देखो जैसे ही इसके लोड बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्क तेजी से घूमने की कोशिश करेगी और तेजी से, लेकिन इसकी ये जो होता है ना, वो हमेशा लोड के हिसाब से ही घूमे, है ना। लोड कम हो जाए तो ये वापस धीरे हो जाए, लोड बढ़े तो वापस बढ़े। तो ये एक तरीके से स्प्रिंग की तरह लगी हुई होती है। ऐसा समझ लो कि जैसे आपने किसी बॉक्स को स्प्रिंग से बांध रखा है, अब आप उसको जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा उसे आगे खींचोगे, वो स्प्रिंग उसे वापस लाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी। ओके, तो ये रीस्टोरिंग के लिए कि एल्यूमिनियम डिस्क को वापस अपनी कंडीशन में लाने के लिए परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ होता है। इसको आप ब्रेकिंग फिनोमेना भी बोल सकते हो। एनर्जी मीटर पे ब्रेक लगाने का काम कौन करता है? ये परमानेंट मैग्नेट करता है। क्लियर है या नहीं है? कहानी बताओ जरा मुझे। सही बात है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे जब मीटर बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि वोल्टेज कॉइल जो होनी चाहिए वो कम से कम यहाँ से करंट को क्या करे, ड्रॉ करे। मैक्सिमम करंट इधर से जानी चाहिए, क्योंकि अगर इधर से करंट चली गई तो वो तो लोड के पास पहुंची ही नहीं, और वो आपके सिस्टम में क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। तो एनर्जी मीटर अच्छे से आपके कंजप्शन को रीड नहीं कर पाएगा। तो हम हमेशा चाहते हैं कि वोल्टेज कॉइल में करंट ना रहे, वोल्टेज कॉइल सिर्फ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का काम करे। इसलिए हम अधिकतर वोल्टेज कॉइल को मैक्सिमम इंडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। कैसी बनाने की? इंडक्टिव बनाने की। परफेक्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें करंट मिनिमम रहे, वोल्टेज इसके ऊपर पूरा का पूरा रहे। अब आप बोल रहे हो सर इंडक्टिव क्यों बनाया? क्योंकि बेटा इंडक्टिव फिनोमिना ही एक ऐसा फिनोमिना है जो करंट का क्या करता है, अपोजिशन करता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जितने होंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या निकलेगी, यूनिट निकलेगी। अरे क्लियर है ना कहानी? बिल्कुल सही बात है। ओके, तो इस तरीके से आपका एनर्जी मीटर काम करता है। अब देखो पहले के ज़माने पे ऐसा होता था एनर्जी मीटर, अब इसमें कई सारे पंगे हैं। अब पंगे क्या है, जैसे अभी मान लो आपको पता लग गया कि डिस्क जो घूमेगी, अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप ये बोलोगे कि सर एनर्जी मीटर बताया है ना, एक ऐसा गंदा सा डायग्राम बनाया, सारी चीज़ें बता दी, है ना। अभी मैं चाहूँ तो एनर्जी मीटर के ऊपर, इसके ऊपर कम से कम 1-2 घंटे क्लास और ले सकता हूँ, है ना, डीपली। लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है हमें, कि हमें एनर्जी मीटर का वर्किंग फिनोमेना आपसे पूछा गया नहीं है। सही बात है। ओके, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ और चलते हैं थोड़ा सा। अब समझिए, ये मीटर आज के टाइम पे यूज में नहीं होते हैं, बहुत कम यूज में होते हैं। मतलब अगर आप लोगों घरों में देखोगे ना, तो आजकल डिजिटल मीटर होते हैं जिसमें डिजिट्स में आपकी यूनिट दिखती है डायरेक्ट। होता है कि नहीं होता है? उसमें एक बटन और होता है, आप दबाओगे ना तो आपको मैक्सिमम लोड दिखा देगा, वो पावर फैक्टर भी दिखा देगा, वोल्टेज दिखा देगा, करंट दिखा देगा, किलोवाट दिखाएगा, केवीआर दिखाएगा, रिएक्टिव पावर दिखा देगा, एक्टिव पावर दिखा देगा, एनर्जी कंजप्शन, मतलब सब कुछ दिखा देता है वो। अब दिखा तो सकता है, कैपेबिलिटी तो है इसके पास में। ये खत्म क्यों हुए, इसका रीजन समझते हो आप? इसका एक रीजन आया। क्या रीजन आया? कि क्या होता है कि जिन्होंने इसके अंदर का बिहेवियर पढ़ा ना, उनको एक बात पता चल गई। उनको यह पता चल गया कि एनालॉग मीटर में एक डिस्क होती है, और वो डिस्क पूरा का पूरा काम करती है फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। सही बात है, बिल्कुल। और ये डिस्क कितनी स्पीड से घूमेगी, तो इसकी स्पीड में ब्रेक लगाने का काम करता है परमानेंट मैग्नेट। अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो इस डिस्क की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर ये वीक हो गया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये वर्किंग फिनोमेना से आपको भी पता लगा होगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो लोग बागों ने पता है क्या करना शुरू कर दिया, एनर्जी मीटर के पीछे चुंबक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगाया यहाँ पे चुंबक लगाए तो चुंबक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर बढ़ा, तो लोड बढ़ने पे भी ये डिस्क ज़्यादा तेज नहीं घूमती थी। मतलब जितना कंजप्शन हो रहा है उतने कोई एक्चुअल में रीड नहीं कर पाता था। तो ये चोरी करने वालों ने एक नया तरीका सोच लिया। अब नया तरीका सोचा तो फिर इसके बाद में ये तरीके काफ़ी ज़्यादा यूज होने लग गए। बिजली बोर्ड को नुकसान हुआ, लॉसेज बढ़ने लगे, हैं। लॉस का मतलब समझते हो ना? बिजली बोर्ड में लॉस बोलने का मतलब है कि जो डाटा, जिसका पैसा हमारे पास में नहीं आ रहा है और बिजली यूज हो रही है, तो ऐसा काम किया जाने लगा। फिर बिजली बोर्ड वालों ने सोचा यार कुछ नया तरीका होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मीटर बनाए वो एनालॉग मीटर बनाना छोड़ के, रोटेटिंग डिस्क वाले छोड़ के एनालॉग मीटर बनाना छोड़ के, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने डिजिटल वाले मीटर बना दिए। अब डिजिटलाइज में क्या है, डिजिटलाइज में ये है कि मान लो जैसे आपका उसमें कैलकुलेटर की तरह लगे हुए होते हैं, तो उसमें वो करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, पावर फैक्टर देख के आपका डिजिटल में आपको क्या दे देगा, पावर दे देगा, वो मल्टीप्लिकेशन का। वो एक्चुअली देखा जाए तो पूरा का पूरा एक जो डिजिटल आपका जो मीटर होता है वो पूरा का पूरा एक कंप्यूटर की तरह समझ लो आप। सही बात है, ओके। जैसे कैलकुलेटर होता है ना कि ये वैल्यू आई, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बता दी आपको, सही है। जैसे वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है, वैसा उसमें फिनोमिना होता है, तो निकाल के आप लोगों ने वो दे दिया। अब जब डिजिटल मीटर आया ना, उनमें भी एक परेशानी थी। आप कभी देखना पहले के मीटर, एक होता है छोटा सा मीटर होता है ऐसा, पता है लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने यहाँ से मीटर में अंदर गए, अंदर वायर में से कट लगा के फिर उसमें से वायर को पीछे से निकाल के फिर घरों में यूज में लेने लग गए। मतलब वो पावर को मीटर के अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर से देखोगे तो लग रहा है कि हाँ भाई पावर मीटर में जा रही है, लेकिन मीटर के पीछे से कट लगा के लेने लग गया। तो बिजली बोर्ड वाले आएंगे, बाहर से देखेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा है भाई ज़्यादा लोड लग रहा है, कम लोड लग रहा है, फिर उसको भी खत्म किया गया। अब डिजिटल बोर्ड में अब आप देखना ऐसे बॉक्स लगा हुआ होता है, बॉक्स के ऊपर सील होती है, एक बार जब उसको बंद कर देता है ना वो लगाने वाला, लगा के बंद कर दिया, तो दोबारा अगर उसको में आपको छेड़खानी करनी है तो आपको उसका बॉक्स वॉक्स सब तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे जब ही जाके वो कुछ काम कर पाएगा। अदरवाइज अगर आपको कट लगाना है तो आप बाहर लगाओगे, जो कि दूर से ही दिख जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, चोरी को एकदम खत्म करने के लिए अलग अलग तरह के मीटर्स जो है वो मीटर्स को यूज में लिया जाने लगा। और उन मीटर्स की वजह से आजकल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो लॉस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। चोरी का मतलब बिजली की चोरी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन देखो चोरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। रूरल एरिया वगैरह में आज भी चोरी होती है ना, खुलेआम कट लगा के तारों से लिया जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइवेट हाथों में चले जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से। सही है, ओके। तो हमें मीटर का बिहेवियर आपको समझ में आ गया। सप्लाई से तुरंत घर में आते ही सबके पहले क्या लगा हुआ होता है, मीटर लगा हुआ होता है। परफेक्ट है, अब आगे चल सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। अब अगला आपका जो आता है वो आता है टैरिफ। इसको हटा दूं मैं, ओके। तो मीटरिंग क्लियर है, ओके। थोड़ी देर वेट करो।